अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। बेटा यूनिट 5 एएस बिजनेस स्टडीज़ का आखिरी चैप्टर बजट्स, चैप्टर नंबर 32 आपकी बुक में बेटा। आज हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को वर्कआउट करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स में बेटा मैं हमेशा की तरह आपके सामने जो आपका सिलेबस है कैम्ब्रिज का उसको प्रेजेंट करता हूँ, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप इस चीज़ को बार बार समझ जाएं देखकर कि आपका सिलेबस जो है बेटा उसके अंदर रहते हुए आपको अपने प्रिपरेशन को वर्कआउट करना है, क्योंकि आपके दोनों पेपर्स P1 और P2 आपके इस सिलेबस कंटेंट की बेस पर डेवलप किए जाते हैं। इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कभी कुछ ऐसी टर्म्स जो बहुत कनेक्टेड हों वहाँ तक तो शायद समझ आ सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट वो करने का फ़ायदा नहीं है बेटा जो इस कंटेंट एरिया से बाहर होता है। और हमेशा की तरह बेटा आज का भी लेक्चर इंशाल्लाह मेरा इसी सिलेबस कंटेंट पर होगा। बात करते हैं सबसे पहले बजट्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबसे पहले तो बेटा ये समझ लें बजट्स कहते किसको हैं। देखें, मैं दूसरी तरफ से बात करूँगा यार, किन चीज़ों को आपने स्ट्रेट अवे बजट्स की डेफिनेशन में नहीं लिखना। देखो, बजट्स आपके फाइनेंसेस नहीं होते, बजट्स आपके फोरकास्ट भी नहीं होते, बजट्स आपके फंड्स भी नहीं होते। यहाँ से शुरू नहीं करें। ये वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, लेकिन जेन्युइनली बेटा बजट्स इनमें से कुछ भी नहीं होते। तो बजट्स हैं क्या बेटा? बजट्स ना ही एक्सपेंसेस होते हैं ना ही कॉस्ट्स होते हैं। ये चीज़ें भी निकल गई। अब याद रखना है आपने, बजट्स सिर्फ टारगेट्स को कहा जाता है। बजट्स आर टारगेट्स। और अगर आप इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें, बजट्स फाइनेंशियल टारगेट्स होते हैं। अब देखो, फाइनेंस का जो वर्ड है उसमें कॉस्ट भी आ सकता है, उसके अंदर इनकम या रेवेन्यू भी आ सकता है, और उसमें प्रॉफिट्स भी आ सकते हैं। इन सब का कनेक्शन इस एक वर्ड फाइनेंस के साथ है। तो ये जहन में रखो, जो बजट्स हैं आपके वो फाइनेंशियल टारगेट्स होते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बिज़नेस के लिए बस कुछ ऐसी कर बैठे, कुछ एडवर्टीजमेंट थी, हो गई, सही हुआ गलत हुआ कोई बात ही नहीं बेटा। एक ऑर्गेनाइजेशन की सारी परफॉर्मेंस की एवेल्यूएशन बजट्स के ऊपर की जाती है। तो ये फाइनेंशियल टारगेट्स होते हैं। किस तरह के टारगेट्स होते हैं, क्या वैरायटी होती है इनमें, अगर उसको देखें बेटा तो मैं आपको ये स्लाइड दिखाऊंगा। देखो, 3 तरह के बजट्स एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है, और ये बजट्स बिल्कुल, अगर इसकी एक कॉमन लाइफ एग्जांपल लें तो आपकी जो पॉकेट मनी होती है बिल्कुल वो एक बजट है आपका, और वो बजट का फंक्शन परफॉर्म करती है। आपको पता है कि इस महीने या पर्टिकुलर मंथ में आपको इतनी पॉकेट मनी मिलेगी, और उसके अंदर रहते हुए आप उस महीने की सारी एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं। बिल्कुल इसी तरह बेटा ऑर्गेनाइजेशंस ऑन गोइंग ईयर के लिए, आने वाले वक्त के लिए, महीना, 6 महीने, 12 महीने बेटा उसके लिए एक बजट डिफ़ाइन कर देती है। आपको पता होगा पाकिस्तान, हर कंट्री भी बेटा अपना एक बजट डिफ़ाइन करता है कि कहाँ से पैसे इकट्ठे करने हैं और किन किन कामों पे लगाने हैं, और उसको पहले प्लान किया जाता है। बेटा 3 तरह के होंगे। रेवेन्यू बजट का मतलब ही होगा, अगेन बजट जब भी ये वर्ड आए तो पहली चीज़ आपके जहन में मैंने जैसे स्टार्ट में बताया बेटा क्या आनी चाहिए, टारगेट्स। तो रेवेन्यू बजट, अगर बजट का वर्ड टारगेट लगा दो तो क्या बनेगा, रेवेन्यू टारगेट। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि इस महीने हम 2 लाख रुपए की बॉटल्स को सेल करने का टारगेट बना रहे हैं, तो ये उनका रेवेन्यू बजट है, इतना वो कमाने का फोकस कर रहे हैं, वो गोल है उनका, ये रेवेन्यू बजट होगा, पहले से तय हो जाता है। ऑब्वियसली कैसे बजट्स बनते हैं इसको आगे चल के देखेंगे, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई डेटा सोर्स यूज़ किया जाता है उसके लिए, लेकिन अभी बहुत सिंपल बात को रखें ताकि कॉन्सेप्ट्स बन जाए। तो सबसे पहले तो बेटा आपको रेवेन्यू बजट चाहिए, कितना कमाएंगे, क्या टारगेट रखा हुआ है, कितना बेचोगे। फिर उसके साथ जाहिर सी बात है जितना बेटा आपने कमाना है, अर्न करना है, उस पर कुछ कॉस्ट्स भी आएंगी, और हर तरह की कॉस्ट्स होंगी, वेरी करता है बिज़नेस टू बिज़नेस। रेंट हो सकता है, सैलरीज हो सकती हैं, इन्वेंट्री हो सकती है, रनिंग एक्सपेंसेस के अंदर आपकी फ्यूलिंग, एडवर्टीजमेंट, आपकी यूटिलिटी बिल्स, और हर ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पर वेरी कर रहा होता है। तो वो सब एक्सपेंसेस जो उस आने वाले वक्त के लिए बेटा बिज़नेस को नज़र आ रहा है कि वो करेगा, उसको भी पहले से प्लान कर लिया जाता है, और उनके लिए फ़िगर्स को असाइन किया जाता है कि इतनी हम तनख्वाहें पे करेंगे इस महीने या इस साल में, इतना हम रेंट पे करेंगे, या इतना रेंट का बजट है, इतने की मशीन्स ख़रीदेंगे। तो ये सब एक वर्ड में बेटा एक्सपेंस बजट बन जाएगा। अब आप खुद सोचें, अगर बिज़नेस ने सेट कर लिया है कि वो कितना कमाएगा और कितना लगाएगा, तो फिर वो तीसरी चीज़ ऑटोमेटिकली निकल आएगी उसमें से कि प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट बजट। अब जब आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस के फ़र्क को निकालोगे
तो ऑब्वियसली आपके सामने जो वैल्यू निकल रही है वो ऑटोमेटिकली एक प्रॉफिट है, और ये वो बजटेड, वो टारगेटेड प्रॉफिट है जो कंपनी फोकस कर रही होती है। यहाँ तक तो हो गया बेटा इसकी टाइप्स, और आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियरली समझ आ गई। नहीं समझ आई दोबारा इसको सुनिए। मूव करते हैं बेटा अपने लेक्चर में आगे। देखो बजट होल्डर कौन होता है, बिल्कुल वैसे जैसे हर फैमिली में बेटा, आप कुछ फैमिलीज़ होती हैं उसमें बच्चे अपने बाबा से पैसे मांगते हैं, और कुछ फैमिलीज़ में अपनी मदर से वो पैसे मांगने जाते हैं किसी भी ज़रूरत के लिए। तो वो इंडिविजुअल जिसके हाथ में उन्हें पता है कि ये सब फैसला कर सकते हैं, इनसे पैसा निकलेगा, वो बजट होल्डर होता है। ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं बेटा जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में ये जिम्मेदारी होती है कि पूरे डिपार्टमेंट्स को घूम के फिर के देख कर वो अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा कहाँ कहाँ कितना बजट होना चाहिए, एक्सपेंसेस क्या क्या करने हैं, कितनी सेल्स होगी, और इनके हाथ में सारी बेटा चाबियाँ होती हैं उस बजट प्लान की, और ये फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बजट्स को अकॉर्डिंगली। आगे बढ़ते हैं बेटा, बजट को बनाने के तरीके कौन से हैं। अब देखो आपके सिलेबस में अगर मैं रहूँ वापस, तो ये जो पहले 3 मेथड्स हैं इसको सिलेबस में मेंशन किया गया है। मैं शुरू 5th वाले से इसलिए कर रहा हूँ, और आप कहेंगे सर ये पहले तीनों सिलेबस में मेंशन थे तो 4th और 5th क्यों आ गया। बेटा देखो इसमें जो 4th और 5th हैं दोनों बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, और इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स के आने के कभी कभी चांस बन जाते हैं। इनको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कनेक्टेड कॉन्टेंट है। अब इसमें जो 5th टाइप है, बेसिकली ये वो तरीका है जिससे बजट निकाले जाते हैं। क्या आपने सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिज़नेस चल रहा है, आखिर वो कहाँ से डिफ़ाइन करता है कि उसको कितना खर्च करना है, वो पैसे कहाँ से आते हैं उसके पास, कहीं से तो वो अरेंज करता होगा। बेटा उसका आसान तरीका ये होता है, जितनी भी इनकम उसके पास आई होती है, जितनी भी सेल्स इकट्ठी करता है पूरे साल में या पूरे महीने में या गिवन टाइम में, उसमें से एक परसेंटेज वो फ़ौरन अलहदा कर लेता है। आपने 10 लाख रुपए की सेल्स की, फ़ौरन आपने उसमें से 20%, 10%, 30% फ़ौरन अलहदा कर लिया। क्यों? वो आपका बजट होगा। तो बेटा ये जो 5th है बेसिकली ये एक बेसिस है, इसकी बेस पे तो आपको बजट मिलता है। अब जितने अच्छी आपकी सेल्स है उतना अच्छा बजट आपका बन जाएगा। इसको रेशो टू सेल्स कहा जाएगा। बहुत कम बिजनेसेस हैं जो प्रॉफिट में से बजट निकालते हैं। उसकी रीज़न ये है, कई बार प्रॉफिट्स नहीं भी हो सकते, तो क्या बजट्स नहीं बनेगा, इसलिए वो ख़तरनाक है। इट इज़ नॉट ए कॉमन प्रैक्टिस। सेल्स में से बजट्स को बेटा ड्रॉ किया जाता है। अब आते हैं नंबर 4 पे। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करे कि हमारा जो भी बजट होगा, हम सबसे पहले देखेंगे कंपेटिटर कितना स्पेंड कर रहा है, कितना टारगेट कर रहा है सेल्स को, और उसको देखते हुए मिलता जुलता बना लेंगे, तो ये कंपेटिटर बेस्ड बजटिंग है। अब इसके बाद ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी। अब वो जो 3rd, 2nd और 1st है बेटा, अब ये जो आपके सिलेबस के अंदर उसने हाईलाइट किए हैं, अब इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या होती है? देखो बहुत आसान सी चीज़ है। आपको पिछले साल जो पॉकेट मनी मिली थी, क्या इस साल भी आप उसी पर खुश रहेंगे? नहीं, आप कहेंगे जी मेरा साल गुजर गया, अब मुझे पॉकेट मनी एटलीस्ट 10%, 5%, 20% मुझे बढ़ा के दें। क्यों? इट्स नॉट जस्ट कि आप बड़े हो गए हैं, एक्चुअली इन्फ्लेशन, जो चीज़ पिछले साल 10 रुपये की थी, सर्टनली उसमें कुछ तो परसेंटेज इंक्रीज़ आएगा। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बेटा अपने आप को इन्फ्लेशन के साथ सेट कर रही होती हैं, तो आम तौर पे वो इंक्रीमेंटल बजट्स को यूज़ करती हैं। ज़रूरी नहीं है, अगेन ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन ही बेसिस हो आपके इंक्रीमेंटल का। इंक्रीमेंटल में बस एक फॉर्मूला रखा हुआ है कि पिछले साल से कुछ परसेंटेज ज़्यादा बजट रखेंगे। अब लॉजिकली अगर आप कुछ नए पंगे कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में कोई एक्सपेंशन कर रहे हो, कुछ नई मशीनें खरीद रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो बजट्स ऐड नेचुरली होंगे उसके अंदर। नंबर 2, ज़ीरो बजट्स। देखो ज़ीरो बजट्स को समझाने से पहले मैं एक बात यहाँ पर दोबारा आपके सामने रखता हूँ। इंक्रीमेंटल बजट में नेक्स्ट ईयर क्या बजट होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये देखें कि पिछले साल क्या था, और उसमें 5%, 10% जो भी कंपनी का फॉर्मूला बेटा, वो उसमें ऐड करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो पिछले साल का बजट, जिसको गौर से सुनिएगा, पिछले साल का बजट जिसको बेस ईयर बजट कहा जाता है, उसको देखकर आप आगे बढ़ते हैं। ये इंक्रीमेंटल का एक बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन ज़ीरो बजट्स बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आप पिछले साल के बेस ईयर के बजट को लिफ्ट नहीं करवाते, आप कहते हैं छोड़ो। क्यों? नेक्स्ट ईयर क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, कितनी प्रोडक्शन करनी है, क्या सेल्स करनी है, कहाँ ब्रांचेस बनानी है, बस आगे देखो, ज़िंदगी को आगे बढ़ता हुआ देखो। बिज़नेस ने जो भी नेक्स्ट ईयर फोकस किया हुआ है, जो भी नेक्स्ट ईयर अचीव करना है, उस सब की कॉस्ट्स को आइडेंटिफाई करो, उस सब में कितना बेच सकते हो उसको निकालो और बजट प्लान बना लो। ये है बेटा ज़ीरो बेस बजटिंग। बहुत ज़बरदस्त किस्म की बजटिंग है। इसमें बिजनेसेस
अब यहाँ पेपर में गलती नहीं करनी है आपने। ऑब्वियसली जो बेस बजट है इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बेस बजट को आप देखना ही पसंद नहीं करेंगे। आपको आंसर में लिखना चाहिए बेस बजट्स माइट बी कंसल्टेड बट द फॉर्मूला फॉर सेटिंग बजट इज़ बेस्ड ऑन द फोर्सेबल फ्यूचर, कि आप आगे क्या करना चाह रहे हैं। द जीरो बजट, अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ यहाँ से, द जीरो बजटिंग अप्रोच रिक्वायर्स ऑल डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR एंड बजट होल्डर्स, और जिनके हाथ में वो सारी चाबियाँ हैं बेटा, टू जस्टिफाई देयर होल बजट ईच ईयर, के हर डिपार्टमेंट बात करता है जी इस साल हमने इतना बेचना है, प्रोडक्शन वाले कहते हैं इतना बनाना है, इतनी मशीनें ख़रीदनी है, HR वाला कहता है मैंने इतना स्टाफ हायर करना है, मैंने इतने को ट्रेनिंग पे भेजना, तो मुझे इतना चाहिए। और इस पर बहुत मेहनत लगती है, बजट्स को प्लान करने में जीरो बजट्स पर बड़ी जान लगती है। और फिर जो बजट होल्डर है बेचारा सर पकड़ के बैठा रहता है, उस पर काफ़ी स्ट्रेस रहता है, वर्कलोड उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि उसको बार बार ऑडिट यानी चेक करना पड़ता है कि जो मुझसे बजट डिमांड किया जा रहा है क्या वो वाकई रियलिस्टिक है या मुझसे किसी वजह से बड़े बड़े बजट्स मांगे जा रहे हैं। तो इस पर बहुत मेहनत होती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें एनर्जी इंड्यूसिव यानी इसमें बड़ी एनर्जी लग जाती है। और अगेन बहुत मुश्किल होता है कि वाकई जस्टिफाई किया जाए कि जो बजट्स आपने बनाए वो रियलिस्टिक भी हैं कि नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, फ्लेक्सिबल बजट्स। देखो फ्लेक्सिबल बजट्स एक थर्ड टाइप तो नहीं मैं इसको कहूँगा, लेकिन कुछ बिजनेसेस इसको अडॉप्ट करते हैं, कुछ नहीं भी करते। अब क्या मतलब है, इसकी एग्जांपल मैं यूँ देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें आपकी पॉकेट मनी है और जो मर्ज़ी हो जाए, घर वाले कहते हैं भैया पॉकेट मनी से ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा, चाहे किसी महीने आपको 10 बर्थडेज अटेंड करनी है या किसी महीने आपको कुछ भी नहीं करना, जो पॉकेट मनी डिसाइड होगी वही रहेगा, नहीं चेंज करेंगे। तो बेटा वो इनफ्लेक्सिबल बजट्स है। एक बार सेट हो गए आपको उसी के अंदर रहना है, कम करना है, ज़्यादा नहीं कर सकते आप उसको। कम करने से मतलब मेरा था आप अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर देंगे, लेकिन बजट्स को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बजट्स उतने ही रहेंगे। बट यहाँ तो फ्लेक्सिबल बजट्स लिखा हुआ है। अब इसकी एग्जांपल यूँ ले लो, आपके पेरेंट्स कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी पॉकेट मनी है और देखो अगर कभी किसी महीने घूमने फिरने जाना हो तो कोई बात नहीं, हमें बता देना, हम तुम्हें एडिशनल पैसे अरेंज कर देंगे। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि बेस्ड ऑन एनी चेंजेस, किसी वजह से आपने टारगेट किया था कि आप 2 ब्रांचेस बनाएंगे, 1 बना ली। आपने प्लान किया था आप ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे, 10 लाख खर्च करोगे, बहुत अच्छा चला, उस पर 20 लाख खर्च करना पड़ गया और बेहतर बनाने के लिए। अब यहाँ एक चीज़ निकल रही है, एक बार बजट सेट हो गया, वो चाहे इंक्रीमेंटल था चाहे वो ज़ीरो बजटिंग था, अब कंपनी कहती है हम इसको फ्लेक्सिबल भी रखेंगे। मतलब ये होगा अगर अब गौर से सुनना, अगर आने वाले साल में बेटा कंपनी को ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी पड़ी तो वो ज़्यादा बढ़ेगा बजट, और अगर कम एक्टिविटीज़ हुई तो वो बजट कम भी हो जाएगा। हो सकता है गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी रेट्स कम कर दिए तो फ़ौरन बजट होल्डर जो यूटिलिटी बिल्स के बजट से उसको फ़ौरन उस परसेंटेज से रिड्यूस कर देगा। तो ये फ्लेक्सिबल बजट्स बड़े रियलिस्टिक किस्म के होते हैं, लेकिन अगेन इसमें बेटा बजट होल्डर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली उसको इन्वॉल्व होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है उसकी, टाइम कंज्यूमिंग है, ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और इसमें बार बार ऑडिट्स करने में बड़ा पैसा और बड़ा एफर्ट इन्वॉल्व हो जाता है। आखिर क्या फ़ायदा होगा? वेल ऑब्वियसली एक तो प्लानिंग आप कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, रिसोर्सेज को एलोकेट करना आसान हो जाएगा कि सेल्स कितनी करनी है, प्रोडक्शन कितनी करनी है, HR वाले सब अपना अपना देखेंगे, टारगेट सेट करने आसान हो जाएंगे। फिर सबके साथ कोऑर्डिनेशन हो जाती है कि देखो इतने के अंदर अंदर रहना है, फिर प्लानिंग हो जाती है, फिर अपनी अपनी वो स्ट्रैटेजीज़ बना लेते हैं। और बजट्स की सबसे खूबसूरत चीज़ बेटा ये है, अभी आप एक एक्टिविटी इसमें देखेंगे इस वीडियो में, कि इनको थ्रू बजट्स कंपनी और उसके रिसोर्सेज और उसकी परफॉर्मेंसेस को कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता है। ऑब्वियसली बजट्स की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, सबसे बड़ी अगर आप फ्लेक्सिबल बजटिंग नहीं रखें तो बड़ा मसला हो जाता है। बजट एक इट्स जस्ट लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर, वो नहीं अपनी जगह से हिल रहा और अब आपको पेपर उसके सामने ही करना है। इसी तरह बेटा अगर आपने एक बार बजट डिफाइन कर दिया, आपको उसके अंदर रहते हुए काम करना है। मार्केट में इन्फ्लेशन आ सकती है, नए कंपटीटर्स आ सकते हैं, गवर्नमेंट लॉस चेंज हो सकते हैं, उससे कॉस्ट बढ़ सकती है, घट सकती है, कस्टमर्स आपके किसी वजह से कहीं और किसी और प्रोडक्ट पे स्विच कर सकते हैं, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपको बजट्स में रह के चलना है। नॉर्मली बजट्स को बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितना बेटा इन्फ्लेशन, कंपटीशन और मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उतना आपको शॉर्ट टर्म पे फोकस करना पड़ता है, और ये एक लिमिटेशन है इसकी। फिर नए और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बजट्स को बनाना बहुत मेहनत वाला काम होगा। इट वुड बी एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग, स्ट्रेसफुल वर्क।
जो बजट्स को प्लान और कोऑर्डिनेट यानी एक दूसरे से डिस्कस करने में, अब बजट होल्डर बेचारा भागता फिरता है हर वक्त कि अच्छा किस डिपार्टमेंट ने कितना करना है, कैसे करना है, कितना चाहिए, कहाँ से होगा, एक एक चीज़ की कॉस्ट इन्फॉर्मेशन लेता है बेटा, बहुत टाइम लगता है इसके अंदर। फिर अपने स्टाफ को डेवलप करना, उनको ट्रेन करना है कि उनको बजट्स के अंदर रह के काम करना आ जाए, इस ट्रेनिंग पर भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आप पढ़ने लगे हैं, इसको अगेन बड़ा हटके से बात है, बजटरी स्लैक। देखो बजटरी स्लैक को मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। आखिर ये एक ऐसा एक शॉर्टकट है जिससे आप अपने बजट्स को थोड़ा सा क्लेवर होके प्लान करते हैं। क्या मतलब है, अब मैं पहले इसकी टेक्निक पर आपको प्रेजेंट करता हूँ, बात जल्दी समझ आ जाएगी। देखो बजटरी स्लैक में क्या होता है, दो असूल सेट कर लिए जाते हैं कि आप जब सेल्स बजट बनाएं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरी बैग्स की शॉप है, मैं स्कूल बैग्स सेल करता हूँ या करती हूँ। अब बजटरी स्लैक का असूल ये है, आपने जितना भी सेल्स टारगेट रखा है, कोशिश करें कि आप हमेशा अंडर एस्टिमेट करें कि जितना मैंने फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आई एक्सपेक्ट कि मैं 10,000 रुपये के बैग सेल करूं, हमेशा ये जहन में बात बिठाओ कि यार नहीं, ये जो मैंने सेट किया ये थोड़ा है, ज़्यादा होना चाहिए। तो हमेशा आप अंडर एस्टिमेट करते रहें अपने सेल्स बजट को। इससे आप रिलेटिवली हमेशा इस चीज़ पर मोटिवेटेड रहेंगे कि ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाएं। तो ये बेसिकली एक क्लेवर वे है अपने आप को थोड़ा और पुशअप करने के लिए कि नहीं, जो बजट सेट किया उससे ऊपर ही करना है। और दूसरी तरफ ऑब्वियसली बेटा जो आपके एक्सपेंसेस हैं, अगर आपने सोचा कि 5,000 रुपये आप खर्च करेंगे अपने स्टाफ के ऊपर, कोशिश करें कि आप ये ध्यान में रखें कि मैंने 5 से भी कम रहना है, मैंने 4 के अंदर बस इसको कर लेना है। तो इन दो चीज़ों को अगर आप अडॉप्ट करें और ओवर एस्टिमेशन से बचें अपने एक्सपेंसेस को सेट करते हुए, तो आप अपने बजट्स को क्लेवरली अचीव कर सकते हैं। अब ये जो बजटरी स्लैक था, इस पर बहुत जोर ना लगाइएगा, बट स्टिल एज अ कॉन्सेप्ट इसको ज़रूर समझे। मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ बेटा। अब बिल्ट इन कुशन यानी एक तसल्ली, एक हौसला, रियलिस्टिक नहीं होता ये आमतौर पे, ये एक हौसला है बेटा। इन अ बजट दैट सीक्स टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है बेटा, यार देखो दो ही बातें ना बिजनेस में, ज़्यादा से ज़्यादा बेचो, कम से कम खर्च करो। अब बजट तो सेट किया था बेचने का भी और ख़र्च का भी, एक्सपेंस भी और रेवेन्यू भी, तो उन दोनों में कोशिश करो कि जितना बेच रहे हो हमेशा ये सोचो कि यार नहीं ज़्यादा होना चाहिए, मुझे बजट से ऊपर जाना चाहिए। और जो एक्सपेंसेस को आपने तय किया हुआ है, हमेशा कोशिश करो कि उसको एक लिमिट के अंदर जो बजट तय हुआ उससे भी अंदर रहने की कोशिश करें। ये बेटा दो अप्रोचेज़ हैं। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पेपर 2 में आ जाता होता है, वेरिएंस एनालिसिस। देखो यहाँ पर आपके सामने कुछ फिगर्स लिखी हुई हैं। एक कंपनी ने अपने रेवेन्यू यानी सेल्स के बजट्स को लिखा हुआ है 15,000 बेटा वो एक्सपेक्ट करता है, बल्कि इनफैक्ट मुझे सही वर्ड यूज़ करना चाहिए, उसका ये गोल सेट है कि मैंने 15,000 की इनकम अर्न करनी है, लेकिन एक्चुअल में कितनी हो रही है आप देखें 12,000 की। तो फ़र्क कितना निकला 15 और 12 में, 3,000 का। क्या ये डिज़ायरेबल था? वेल, जितना कमाना था उससे कम कमाया, तो आप लिखेंगे एडवर्स, कि नहीं दिल खुश नहीं हुआ और ये रिड्यूस हो गया, इससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। फिर डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर या रॉ मटेरियल, 5,000 सेट किया था, 4,000 आया, वेरी गुड, जितना आपने सोचा था उससे कम पैसे खर्च किए, ये फेवरेबल है। आपने 5,000 खर्च करने के लिए सोचा था लेकिन 4,000 में खर्च हो गया, ये फेवरेबल है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंगली जब आप पेपर में एनालिसिस करते हैं तो इसकी दूसरी साइड पे भी लिखो, हो सकता है आपने सस्ता रॉ मटेरियल यूज़ किया हो, अब उसमें पैसे तो बचा लिए लेकिन आपकी क्वालिटी पर असर पड़ेगा, ये ज़हन में रखना। ओवरहेड्स, आपका रेंट, आपकी सैलरी 3,000 थी, 3,500 ज़्यादा खर्च हो गया, 500 का वेरिएंस है। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, एडवर्स, इससे भी आपका प्रॉफिट कम होगा। अब कहने को ये बुरी बात है, लेकिन अगेन इसकी अदर साइड पे भी आपने अपने आंसर में सोचना होता है 8 और 12 मार्क्स में जब बात चली जाती है। अब इसमें अच्छा क्या हो सकता है आपको अच्छे स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए थोड़े 4 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़े, अच्छा मैनेजर रखा और उसकी वजह से आप बड़े लॉस से बच गए, लेकिन ओवरहेड्स का वेरिएंस एडवर्स में आ गया, तो ये एक पॉजिटिव रीज़न भी हो सकती है। और आखिर में ऑब्वियसली प्रॉफिट आपने टारगेट किया था 7,000, हुआ 4,500, डिफरेंस कितना आ रहा है 2,500 का, और ऑब्वियसली कम है तो एडवर्स लिखेंगे इसको। इसमें क्या चीज़ अच्छी हो सकती है, क्या सोच सकते हैं आप? वेल, हो सकता है आपके कंपेटिटर्स लॉस में चले गए हों लेकिन स्टिल आप प्रॉफिट में रहे हैं, यस एडवर्स है। तो इस तरह से बेटा आप वेरिएंसेस को कैलकुलेट और उनको एनालाइज कर सकते हैं। आगे एक छोटी सी मैंने एक्टिविटी यहाँ पर रखी है, इसको प्लीज़ करने की कोशिश करो।
टाइम निकालो, प्रैक्टिस हो जाएगा। और उसके बाद ये एक और प्रैक्टिस है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी रीडिंग करें, नोट्स को समझें, हल्की फुल्की बुक रीडिंग करें और उसको करने की हिम्मत करें। दैट वाज अवर चैप्टर बेटा। होप टू सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।